सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं ISLM मॉडल के पार्ट 4 के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है 3 पार्ट इस चैप्टर के जो है ऑलरेडी करा चुका हूं, जिसमें हम जो है IS कर्व क्या होता है, IS कर्व की डेरिवेशन किस तरीके से होती है, कब वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, कब वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, कंप्लीट इसके बारे में जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे भाई प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को जो है देख सकते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि एलएम कर्व जो है वो क्या होता है, एलएम कर्व जो है किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है, कैसे इसकी जो है डेरिवेशन होती है, कई सारी चीज़ों के ऊपर आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो जो है मेरे भाई वो बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम फोर्थ सेमेस्टर DU के फोर्थ सेमेस्टर की जो है कंप्लीट इकोनॉमिक्स को जो है हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, वो सभी स्टूडेंट जो कि माइनर के अंदर उनके पास इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उनकी कंप्लीट इकोनॉमिक्स का सिलेबस हम जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं, वो भी हिंदी मीडियम में। तो आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी जो है मिस ना हो जाए तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जो है ऑन कर लीजिएगा। तो बात करते हैं अगर हम एलएम कर्व की, तो एलएम कर्व जो है क्या होता है, पहले ज़रा थोड़ी थियोरेटिकल लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है अपनी लैंग्वेज पर आते हैं। तो ये कहता है जैसे IS कर्व होता है इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है एलएम कर्व जो है वो होता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई कर्व। ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई कर्व जो है इसका नाम होता है, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं। अच्छा जी, ठीक है, तो अब मतलब एल से हम कह सकते हो लिक्विडिटी प्रेफरेंस, एम से कह सकते हो मनी सप्लाई। ठीक है, तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई कर्व जो है ये होता है, जो कि क्या करता है, जो कि अर्थव्यवस्था में जो है ना ब्याज दर के बीच में और इनकम के बीच में संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बीच में क्या करता है, रिलेशन को दर्शाता है। ठीक है, जहां मुद्रा बाजार जो है वो संतुलन में होता है। अब अगर आपने मेरी IS वाली वीडियो देखी है तो IS वाली वीडियो जो है वो वस्तु बाजार को दर्शाता था। ठीक है, जहाँ पे वस्तुओं का और सेवाओं का क्या होता था, वस्तुओं का सेवाओं का क्रय विक्रय होता था, वो भी आपको जो है इन दोनों के बीच में रिलेशन को दिखाता था, लेकिन वो गुड्स मार्केट की जहाँ पे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पे होती थी उसको दिखाता था। ये क्या है, ये मनी मार्केट हो। मनी मार्केट कौन सी होती है, जहाँ सिंपल से कह सकते हो आप मनी, जहाँ पे मैंने क्या बोला था, जो भी मार्केट के आगे जो भी लिखा हुआ है वो उसी चीज की मार्केट है। ठीक है, जैसे कि गुड्स मार्केट की बात करें तो मार्केट क्या पहले क्या लगा हुआ है, गुड्स, तो वो गुड्स की मार्केट है। ठीक है, अगर आपको मनी क्या, मनी मार्केट, जहाँ पे मनी की बात चल रही है, मनी की जो है डिमांड सप्लाई की बात चल रही है, यहाँ पे वो मनी मार्केट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है, कहता है इसका जो निर्धारण जो है ना, इसका जो निर्धारण है मनी मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, संतुलन कहाँ पे आता है। जैसे हमने IS के अंदर पढ़ा था कि भाई जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो बराबर हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई के, वहीं पे बराबर हो जाएगा, या I इज इक्वल टू S हो जाए वहाँ पे बराबर हो जाएगा। ये दोनों में से कहीं पे भी हो जाए वहीं पे जो है आपका बराबर हो जाता है गुड्स मार्केट। तो मनी मार्केट में संतुलन कहाँ पे आता है, देखो संतुलन इकोनॉमिक्स के अंदर वहीं पे आता है जहाँ डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो जाती है। ठीक है, तो कहता है इसका निर्धारण जो है ना, अब दो वर्ड यहाँ पे इसने लिखे हैं, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के बीच में क्या हो जाता है, संतुलन स्थापित हो जाता है। मतलब कि जिस पॉइंट पे डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की जो मांग होती है, जिस पॉइंट पे वो बराबर हो जाएगी डिमांड फॉर जिस पॉइंट पे डिमांड फॉर मनी जो है वो बराबर हो जाएगी मनी सप्लाई के, उस पॉइंट पर जो है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है मनी मार्केट के अंदर। कहता है कि ये ISLM मॉडल का जो है एक महत्वपूर्ण भाग है, जो समष्टि आर्थिक संतुलन को समझने में जो है बहुत ज़्यादा क्या करता है, मदद करता है। इसका जो ढलान होता है वो ऊपर की ओर होता है, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती है मुद्रा की
लेन देन मांग, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ती है जिससे ब्याज दर बढ़ती है ताकि मुद्रा बाजार में संतुलन बना रहे। ये जब हम डेरिवेशन सीखेंगे तब आपको ये वर्डिंग जो है अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो ये तो हो गई थोड़ी हमारी किताबी लैंग्वेज। देखिए एलएम कर्व को आपको समझने के लिए मेरे भाई आपको जो है, अगर आपको एलएम कर्व समझना है तो एलएम कर्व को समझने के लिए आपको जो है डिमांड फॉर मनी, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको जो है बहुत ही अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने डिमांड फॉर मनी जो है अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको कुछ भी एलएम कर्व में समझ में नहीं आने वाला है। इसकी जो मेन जड़ है, जो इसका मेन रूट जो है वो डिमांड फॉर मनी ही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिमांड फॉर मनी को जो है अच्छे से पढ़ेंगे कि डिमांड फॉर मनी जो है क्या होता है। सप्लाई ऑफ मनी बिल्कुल सिंपल है, सरल है, उसके लिए कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। डिमांड फॉर मनी है इसका मेन फैक्टर, क्योंकि अगर मैंने डिमांड फॉर मनी समझ लिया, मनी सप्लाई में कह रहा हूँ जो है वो सीधा सीधा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बस जहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे वहीं पर हम जो है इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर देंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई हम बात करने वाले हैं आज कि डिमांड फॉर मनी जो है, डिमांड फॉर मनी जो है ये आखिर क्या होती है, किन्स ने जो है डिमांड फॉर मनी। देखिए डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या होता है, डिमांड फॉर मनी का मतलब होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, डिमांड फॉर मनी के इसके नाम से तो ये लग रहा है कि लोग जो है पैसे की मांग क्यों करते हैं, क्योंकि डिमांड का मतलब हो गया मांग। ठीक है, इसके नाम से तो ये लग रहा है, इसके नाम से तो ये लग रहा है कि लोग पैसे की मांग क्यों करते हैं, लेकिन इसका नाम और इसका काम दोनों अलग हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि लोग अपने पास पैसा क्यों रखना चाहते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, लोग अपने हाथ में पैसा जो है क्यों रखना चाहते हैं। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड की बात चल रही है जी। लोग अपने पास हाथ में पैसा क्यों रखना चाहते हैं, तो कहता है किन्स ने जो है ना इसको 3 भागों में बांटा है कि लोग हाथ में पैसा क्यों रखना चाहते हैं। किन्स ने बोला भाई 3 उद्देश्य होते हैं जिसकी वजह से लोग अपने हाथ में पैसा रखना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य होता है, सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो होता है आपका ट्रांजैक्शन मोटिव, लेन देन उद्देश्य। ठीक है, जिसमें कहता है लोग अपने दैनिक लेन देन जैसे खरीदारी, वेतन भुगतान आदि जो भी आपके डे टू डे के एक्सपेंस होते हैं उसको पूरा करने के लिए, अब भाई घर भी अगर चलाना होता है तो मम्मी को पैसे चाहिए होते हैं ना घर चलाने के लिए। सुबह नाश्ते से लेकर रात की सब्जी तक जो है बिना पैसे तो कुछ आती नहीं है। तो लोग हाथ में घर में पैसे होने चाहिए ना कुछ, उसके लिए डे टू डे चलाने के लिए जैसे घर में पैसे चाहिए होते वही चीज़ है ये। तो मम्मी को पैसे क्यों चाहिए, अपना देन देन सुबह भाई दूध ब्रेड अंडे नाश्ता आपका खाना पीना सब कुछ चाहिए, सब्जी लानी है भाई, तो उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। ठीक है, ये जो है आय पे निर्भर करता है, मतलब कि जब आय बढ़ती है तो लेन देन की मांग भी बढ़ जाती है। मतलब कि ये कह रहा है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन का जो मोटिव है, आप अपने हाथ में कितना पैसा रखना चाहते हैं अपने दैनिक लेन देन के लिए, अपने दैनिक खर्चों के लिए, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर इनकम। इफ योर इनकम विल राइज देन योर डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव विल ऑल्सो राइज। ठीक है, ये कह रहा है अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी, अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो मेरे भाई आप इस उद्देश्य के लिए पहले आप अपने हाथ में जितना पैसा रखते थे अब आप उससे ज़्यादा पैसा जो है अपने पास रखेंगे। ये जो है आपको ये बता रहा है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ इनकम के बीच में और ट्रांजैक्शन मोटिव के बीच में, इनकम के बीच में और ट्रांजैक्शन मोटिव के बीच में अगर मैं रिलेशन की बात करता हूं तो इनके बीच में सीधा रिलेशन पाया जा रहा है, क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। तो अगर मैं मेरे भाई अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। तो अगर मैं इसके ग्राफ की मैं बात करूं कि इसका जो कर्व है वो किस तरीके से बनेगा, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। ठीक है, और मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आई। ठीक है, आई, और मैंने यहाँ पे ले लिया L1। ठीक है, L1 का मतलब हो गया ये ट्रांजैक्शन डिमांड। ठीक है, तो मान लीजिए जब मेरी इनकम क्या कहते हैं 100 रुपये थी तो मेरे भाई मैं डिमांड करता था मान लीजिए 20 की। ठीक है, अब मेरी इनकम जो है बढ़ गई, मेरी इनकम जो है भाई डबल हो गई, 200 हो गई।
ठीक है। तो अब मैं मान लीजिए डिमांड कर रहा हूँ 40 की, ठीक है। और मेरी इनकम और बढ़ गई तो मैं और डिमांड करूँगा। तो भाई जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे ट्रांजैक्शन के लिए वैसे वैसे ट्रांजैक्शन के लिए जो डिमांड होती है, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो डिमांड होती है वो बढ़ती रहती है। तो अगर मैं इन कर्व को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो इस तरीके का कर्व आपके पास जो है कुछ बन के आने वाला है। तो ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब कि अगर मैं मनी डिमांड की बात करूँ फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस तो उसका इनकम के साथ कैसा रिलेशन बन रहा है, पॉजिटिव, और इसका ग्राफ जो है अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। ये सबसे पहला उद्देश्य था, ठीक है, जो कि किन्स ने बताया कि भाई अपने दैनिक खर्चों के लिए चाहिए। अब हम आ जाते हैं दूसरा उद्देश्य। दूसरे उद्देश्य में कहता है सावधानी उद्देश्य। सावधानी उद्देश्य को कहते हैं प्रीकॉशनरी मोटिव L2। अब ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि जो आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं, अनिश्चितताओं के लिए लोगों को जो है कुछ धनराशि बचाकर रखनी पड़ती है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे कौन कौन से होते हैं? अनएक्सपेक्टेड खर्चे भाई कोई भी हॉस्पिटलाइज हो गया, ठीक है, वही तो होते हैं अनएक्सपेक्टेड खर्चे। कुछ भी सडनली जो ऐसा खर्चा जो आपने सोचा नहीं था लेकिन वो भी हो गया, ठीक है, हॉस्पिटलाइज हो गया किसी की शादी के लिए, बर्थडे के लिए, कुछ भी, स्कूल की फीस हो गई या कुछ भी एग्जाम फीस है, कुछ भी ऐसा खर्चा जिसके लिए मैं आपसे कुछ पैसे रखने पड़ते हैं ना कि भाई कभी भी इमरजेंसी में कभी भी जरूरत पड़ सकती है हमको। तो वो मोटिव क्या कहलाता है? वो मोटिव कहलाता है प्रिकॉशनरी, ठीक है। तो ये भी जो है कहता है, ये भी जो है आय पर निर्भर करता है। अधिक आय वाले लोग क्या करते हैं? अधिक बचत करते हैं। मतलब कि यहाँ पे भी पॉजिटिव रिलेशन है मेरे भाई। Y1 जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो ये कह रहा है लोग इस मोटिव के लिए भी ज़्यादा पैसा अपने पास जो है होल्ड करके रखना चाहते हैं, अपने हाथ में ज़्यादा पैसे रखते हैं। जैसे कि तो इसका भी अगर मैं कर्व बनाने का अगर मैं प्रयास करता हूँ तो इसका भी कर्व जो है किस तरीके से बनेगा? इसका भी कर्व जो है इसी तरीके से बनेगा कि भाई जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती रहेगी इस मोटिव के लिए अगर मैं इसका ग्राफ यहाँ पे बनाता हूँ तो इसका भी बिल्कुल सेम इस तरीके से बनेगा कि भाई जब मेरी इनकम इतनी थी तो मैं इतनी करता था सेविंग, अब इतनी है तो इतनी करता हूँ, अगर इतनी है तो और ज़्यादा करूँगा। तो इसका भी जो ग्राफ अगर मैं बनाऊँगा तो मेरे भाई इसका भी जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा? इसका भी जो ग्राफ है वो पॉजिटिव जो है बनेगा, ठीक है। तो दूसरा जो मोटिव है वो है सावधानी उद्देश्य के लोग अपने अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए पैसा अपने पास होल्ड करके रखना चाहते हैं, अपने पास हाथ में रखना चाहते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो L1 है और जो L2 है, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं, अभी पहले मैं आपको तीनों पढ़ा देता हूँ। अब हम बात करते हैं, अभी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो सबसे पहले मैंने पहला मोटिव पढ़ाया है, पहला मोटिव का मैंने रिलेशन किसके साथ बताया है? इनकम के साथ, आय के साथ, ठीक है। दूसरे का भी किससे बताया है? आय के साथ। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है। अब है भाई आपका सट्टा उद्देश्य, ठीक है, सट्टा उद्देश्य स्पेक्युलेटिव मोटिव जो कि है L3। तीन उद्देश्य थे, तो तीसरा उद्देश्य लोग अपने हाथ में पैसा क्यों रखना चाहते हैं? तो कहता है लोग जो है ना ब्याज दरों में बदलाव के कारण बॉन्ड और नकदी के बीच क्या करते हैं? संतुलन बनाए रखते हैं। जब ब्याज की दर कम होती है तो लोग अधिक नकदी अपने पास रखना पसंद करते हैं क्योंकि बॉन्ड की कीमतें अधिक होती हैं। और जब ब्याज की दर जो है वो अधिक होती है तो लोग बॉन्ड खरीदते हैं और नगद रखने में मांग जो है घट जाती है। अब क्या ये क्या कह रहा है ये समझ नहीं आ रहा, ये वाला तो उद्देश्य क्या बॉन्ड क्या ये जो है इंटरेस्ट रेट आगे बिल्कुल अल्ले पल्ले बिल्कुल कुछ भी नहीं पड़ रहा है। अब जरा ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम हो जाती है, अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम हो जाती है तो मनी डिमांड फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जब ब्याज की दर कम हो जाती है, ठीक है।
और अगर अगर क्या कहते हैं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होती है तो मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो रिलेशन है, ध्यान से सुनेंगे प्लीज़, अटेंटिव होकर, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपको। यहाँ पे मैं रिलेशन किसके साथ बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको रिलेशन समझा रहा हूँ ब्याज की दर के साथ। जबकि ऊपर के जो हमने दो मोटिव पढ़े थे, वो हमने पढ़े थे आय के साथ। आय के साथ जो ऊपर के दो मोटिव हैं, आय के साथ ऊपर के जो दो मोटिव हैं, उसका सीधा रिलेशन होता है। जबकि जो तीसरा उद्देश्य है स्पेकुलेटिव पर्पस, उसका इंटरेस्ट रेट के साथ, कैसा रिलेशन है, विपरीत रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। ये जो इसने यहाँ पे लाइन लिखी है, ये तीनों लाइनों का क्या मतलब होता है, ये क्या है, मैंने पढ़ के बता दिया कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटती है, लोग अपने हाथ में पैसा स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा रखते हैं। अपने हाथ में पैसा सट्टा उद्देश्य के लिए ज़्यादा रखते हैं। अगर घट जाएगी और अगर बढ़ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ जाएगी, तो लोग अपने हाथ में पैसा कम रखेंगे और सट्टे में लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल भाषा में आपको जो है समझाने वाला हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक एक चीज़ आपको समझनी है, ध्यान से, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास जो है 1,00,000 रुपए थे, ठीक है। कितने रुपए थे मेरे पास, मेरे पास जो है 1,00,000 रुपए थे, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। जो मैंने अपने पास होल्ड करके रख रखे थे, हाथ में कैश में रख रखा था, किसके लिए, फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए, ठीक है। जब मेरे पास 1,00,000 रुपए थे ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो थी 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट थी मेरे भाई 10%, ठीक है। तो मैंने अपने हाथ में 1,00,000 रुपए रख रखे थे, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अब मैंने बैंक में, अब मेरे पास दो सिचुएशन है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी, अगर मैं इसको बैंक में जमा कर दूं, अगर मैं इसको बैंक में जमा कर देता हूं, तो मेरे को 10% का ब्याज मिलेगा। और अगर मैं अपने पास कैश रखूं, तो मेरे को कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। ये 10% का ब्याज कहाँ पे मिल रहा है, ये 10% का ब्याज मिल रहा है मान लीजिए बैंक में, ठीक है। तो अगर मैं बैंक में रख दूं, तो मेरे 1,00,000 रुपए जो हैं 10% ब्याज के साथ कितने हो जाएंगे, मेरे 1,00,000 रुपए जो हैं 10% ब्याज के साथ मेरे पैसे हो जाएंगे 1,10,000 रुपए। कैसे जी, 1,00,000 का 10% जो होता है, 1,00,000 का 10% जो होता है वो होता है 10,000 रुपए, ठीक है। तो 10,000 और प्लस 1,00,000 मेरा प्रिंसिपल, तो टोटल हो जाएंगे 1,10,000। अगर मैं बैंक में जमा कर दूं तो मुझे 10% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और अगर मैं ना करूं, मैं अपने पास ही रखूं, तो मेरे पास कितने रहेंगे, तो मेरे पास भाई 1,00,000 रुपए ही रहेंगे। मेरे को किसी तरीके का कोई भी ब्याज नहीं मिलने वाला है। अच्छा जी, ठीक है। अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बैंक में पैसे जमा करने में, ठीक है। मेरे को 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, मैं अपने पास ही पैसा होल्ड करके रखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं 1,00,000 रुपए अपने पास ही रखना चाहता हूँ। लेकिन अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के जो है, वो हो गई 20%। कि अगर मैं पैसे बैंक में जमा करता हूँ, अगर मैं पैसे बैंक में जमा कर दूं, तो मेरे को 20% का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब जो मुझे पहले 1,10,000 मिल रहे थे, वो अब मुझे जो है 1,20,000 रुपए मिलेंगे। कितने पैसे मिलेंगे मेरे को, मुझे पैसे मिलेंगे 1,20,000 रुपए, अगर अब मैं बैंक में पैसे जमा कर दूं। और अगर ना करूं, अपने पास ही पैसा होल्ड करके रखूं हाथ में, तो भाई तो वो 1,00,000 ही रहेंगे, तो मुझे कोई भी पैसा नहीं मिलने का है, ठीक है। तो अब मैं क्या हुआ, अब मुझे लालच आ गया। अब मुझे जो है लालच आ गया कि नहीं, हाथ में रखूंगा तो 1,00,000 रुपए रहेंगे, या भाई इससे बढ़िया यार बैंक में डाल देता हूँ, 20% का इंटरेस्ट मिलेगा, 1,20,000 हो जाएंगे। तो मैंने क्या करा,
मैंने अब पैसा हाथ में ना रख के, मैंने यहाँ पे किसको प्रेफरेंस दी थी, हाथ में रखूंगा बैंक में नहीं डालूंगा। यहाँ किसको प्रेफरेंस दे रहा हूँ, हाथ में नहीं रखूंगा बैंक में डाल दूंगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20%। तो जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ी, 10 से 20 हुई, तो मेरे को लालच आ गया, मैं अपने हाथ में पैसा छोड़ दिया, मैंने कैश इन हैंड, और मैंने वो पैसा जो है क्या कर दिया, मैंने वो पैसा जो है बैंक में डाल दिया कि मेरे को 10 का 20% का वो मिलेगा। तो यही तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट के अंदर बढ़ती है, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट के अंदर जो है बढ़ती है, वैसे वैसे मेरे भाई क्या होता है, वैसे वैसे मेरे भाई मनी डिमांड फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए मैंने जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ी तो मेरी मनी डिमांड फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस क्या हो गई, कम हो गई। मैंने छोड़ दिया पैसा, मैं 1 लाख रुपए जो मेरे हाथ में था मैंने वो छोड़ दिया, वो बैंक में जमा कर दिया मैंने कि ठीक है मैं तो इंटरेस्ट कमाऊंगा। ये थी ना मेरी मनी डिमांड फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस। ये देखिए मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया था, मैंने लिया था मनी डिमांड फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस 1 लाख था, तो जब 10% था तो मैंने अपने हाथ में रखा, तब मेरी डिमांड कम नहीं हुई, तब मेरी डिमांड 1 लाख ही है कि मेरे को 1 लाख अपने हाथ में रखना है। लेकिन जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से 20% हुआ तो मैंने अपनी मनी डिमांड फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस 1 लाख जो है वो छोड़ दी और बैंक में पैसे जमा कर दिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मार्केट के अंदर बढ़ता है, मनी डिमांड फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस कम हो जाती है, और जैसे जैसे घट जाता है, अब घटने का भी देख लो, अगर ये 10 से 20 हो गई, अगर ये 10 से 20 हो गई, तो अगर ये 10 से 5 हो जाती, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% अगर हो जाती तो क्या होता, अगर 5% हो जाती तो मेरे को कितना ब्याज मिलता, 5,000 रुपये का ब्याज मिलता। अब मैं 10% में ही इंटरेस्टेड नहीं था, मैं 10% में ही इंटरेस्टेड नहीं था बैंक में पैसे जमा कराने में, तो अगर अब मेरे को 1,05,000 मिलेंगे, अगर 5% हो गई, तो क्या मैं खा के इंटरेस्टेड होऊंगा, तो मैं होऊंगा ही नहीं, फिर तो मैं अपने पास पैसा होल्ड करके रखूंगा। ठीक है, अपने पास रखूंगा ना फिर तो मैं। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाती है मार्केट के अंदर, तो हम अपने पास पैसा होल्ड करके हाथ में पैसा जो है ज़्यादा रखना पसंद करते हैं। ठीक है, फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस। आई होप आपको जो है ये बहुत ही अच्छे से जो है मेरे भाई समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इसके कर्व की बात करूं, अगर मैं इसके कर्व की बात करता हूं, इसका कर्व जो है किस तरीके का बनेगा, बेटा आपको जो है ये ध्यान रखना है, मैं एक्स एक्सिस पे क्या ले रहा हूँ और वाई एक्सिस पे जो है क्या ले रहा हूँ। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक्सिस पे जो है कौन सा कहाँ पे क्या चल रहा है। जो प्रीवियस हमने दो मोटिव पढ़े हैं वहाँ पे हमने आय और डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन फॉर प्रिकॉशनरी ये लिया था। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है, तो कर्व कैसा बनेगा, मान लीजिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी थी तो मैं इतनी डिमांड करता था। ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी थी तो मैं इतनी डिमांड करता था फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गई, तो मैं अपने पास और ज़्यादा पैसा होल्ड करूंगा। तो इसके बीच में क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, तो इसका जो कर्व बनेगा मनी डिमांड फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस, वो कैसा बनेगा भाई, मनी डिमांड फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस वो बनेगा आपका नेगेटिवली स्लोप्ड। कैसा बनेगा वो आपका बनेगा नेगेटिवली स्लोप्ड। जैसे कीमत और मांग में उल्टा रिलेशन है तो नेगेटिवली स्लोप बनता है डिमांड कर्व। बिल्कुल इसी तरीके से ब्याज की दर में और मनी डिमांड फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस के बीच में किस तरीके का रिलेशन है, वो उल्टा रिलेशन है। ठीक है, तो उसका कर्व जो है नेगेटिव बनेगा। तो अगर मैं टोटल बात करता हूँ, देखिए अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको जो है सुनना है। तो अगर मैं टोटल बात करूँ कि कुल मुद्रा की मांग जो L मतलब टोटल डिमांड फॉर मनी, किसने कितने 3 उद्देश्य बताए। पहला हो गया आपका L1 लेन देन उद्देश्य, दूसरा हो गया आपका L2 सावधानी उद्देश्य, और तीसरा हो गया मेरा L3 सट्टा उद्देश्य। ठीक है, जब मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो ही तो मेरे पास जो है क्या निकल के आएगा, तो ही तो मेरे पास जो है टोटल डिमांड फॉर मनी जो है निकल के आएगा। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है
कि जो ये दोनों उद्देश्य हैं ना, ये वाले, ये दोनों जो उद्देश्य हैं, लेन देन और सावधानी, एलएम वक्र मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के संतुलन को दर्शाता है और इसका झुकाव इस बात पर निर्भर करता है कि ब्याज की दर और आय के प्रति मुद्रा की मांग जो है कितनी संवेदनशील है। इन दोनों के साथ जो मैंने आपको रिलेशन बताया है, यहाँ पे हमने बात करी है आय की, यहाँ पे हमने बात करी है आय की, जबकि सट्टा वाले उद्देश्य के लिए, सट्टा यहाँ पे हमने बात करी है इनकम की, वाई की, ठीक है, जबकि जबकि सट्टा वाले उद्देश्य के लिए, सट्टा वाले उद्देश्य के लिए हमने जो बात करी है वो बात करी है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, मतलब कि टोटल डिमांड फॉर मनी इट्स टोटली डिपेंड अपॉन इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही तो बोला उसने, ब्याज की दर और आय के प्रति मुद्रा की जो मांग है वो कितनी संवेदनशील है, कैसा रिएक्ट करेगी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में चेंज होने से आपकी डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की मांग, लोग अपने पास हाथ में पैसा जो है कितना रखना चाहते हैं, वो किस तरीके की रिएक्ट करेगी, वो जो है आपकी मुद्रा की मांग जो है बताती है। ठीक है जी। अब देखिए, फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या करते हैं, क्योंकि ये दोनों तो आय से ही रिलेटेड है, ये दोनों तो आय से ही रिलेटेड है और इनका सीधा रिलेशन है इसके साथ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ना इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है, L इज इक्वल टू, ठीक है, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, L1 प्लस L2 एक ही है, आय के साथ इसका सीधे रिलेशन, तो मैं इसको कंबाइन कर रहा हूँ एक ही, ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी। मेरे पास इक्वेशन बन रहा था टोटल डिमांड फॉर मनी L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, और L1 के अंदर दो उद्देश्य हैं, ठीक है, लेन देन और सट्टा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा प्लीज, थोड़ा अटेंटिव होकर सुनेंगे। L1 जो है, सबके ग्राफ आपको जो है बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। L1 जो है, L1 को मैं लिख रहा हूँ KY, L1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, L1 को मैं लिख रहा हूँ KY। अब ये क्या हो गया भाई, L1 इज इक्वल टू KY। मैंने बोला इसके अंदर दो उद्देश्य हैं, लेन देन और सावधानी, तो लेन देन और सावधानी उद्देश्य जो है वो डिपेंड करता है इनकम पे, वाई पे, और ये K क्या है, K का मतलब है फ्रैक्शन, K का मतलब क्या है, फ्रैक्शन, मतलब कि आय का कितना भाग लोग अपने पास पैसा होल्ड करके रखना चाहते हैं, कैश इन हैंड रखना चाहते हैं फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव। तो L1 को मैं लिख सकता हूँ KY, ठीक है। अच्छा, तो फिर L2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, L2 को मैं लिखूंगा HI, L2 को मैं क्या लिखूंगा, L2 को मैं लिखूंगा HI, मतलब कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Y था, क्योंकि ये आय है, Y का मतलब क्या है, आय, क्योंकि L1 और L2 का तो आय के साथ रिलेशन है, ठीक है। डिफरेंट लेवल ऑफ आय के स्तर पे आय का कितना भाग लोग L1 और L2 के लिए रखना चाहते हैं, और यहाँ आई क्या है, ये ब्याज के स्तर, आई का मतलब इंटरेस्ट रेट, ये है ब्याज का स्तर, ठीक है। ब्याज के स्तर पे H क्या है, H है फ्रैक्शन, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोग कितना पैसा रखना चाहते हैं फॉर L2 क्या है बेटा, L2 है फॉर स्पेकुलेटिव डिमांड, ठीक है। सट्टा के लिए किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सट्टा के लिए लोग कितना पैसा जो है होल्ड करके रखना चाहते हैं, कितनी डिमांड फॉर मनी कर रहे हैं फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस एट सर्टेन लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, इट्स कॉल्ड L2, ठीक है। तो ये इसको मैं लिख रहा हूँ KY, इसको हो गया HI, ठीक है। तो अगर मैं मनी डिमांड की बात करता हूँ, तो मैंने बोला मनी डिमांड को मैं टोटल लिख सकता हूँ, L1 प्लस L2, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। आपको ध्यान रखना है इसमें दोनों ऐड है, ठीक है। तो L1 को मैंने क्या लिखा, L1 को लिखा मैंने KY, के इसको KY लिख दीजिए, ठीक है। और L2 को मैंने लिखा HI, ठीक है, L2 को मैंने क्या लिखा, HI। अब क्योंकि इसके साथ बेटा इसका विपरीत रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा,
इसलिए यहाँ पे आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन बन के आई, इस इक्वेशन को कहते हैं, ये मुद्रा की मांग की जो है इक्वेशन है, ठीक है। जहाँ पे के वाई क्या है ये मैंने आपको बता दिया, एच आई क्या है ये मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से जो है समझा दिया है। ये इक्वेशन आपको जो है, ये इक्वेशन आपको जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। तो तीन ग्राफ हमने जो है समझने हैं। अभी तो मैंने आपको दो ही बताए हैं, तीन कहाँ से पढ़ा दिए भाई। पहला हमने कौन सा पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रांजैक्शन का इनकम के साथ किस तरीके का रिलेशन है। तो हमने पढ़ा भाई इस तरीके का रिलेशन है, ठीक है। पहले वाले उद्देश्य का भी ग्राफ इस तरीके से बनेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ट्रांजैक्शन डिमांड और प्रिकॉशनरी दोनों बढ़ते रहते हैं, दोनों का ही है, L1 का भी है और L2 का भी है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो हमने बोला भाई इसका तो उल्टा रिलेशन है, ठीक है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटती रहती है वैसे वैसे हम स्पेकुलेटिव की जो डिमांड है वो ये होती रहती है, ठीक है। एक कर्व ये आपको ध्यान रखना है, एक कर्व ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक कर्व और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अटेंटिव होकर आपको ज़रा समझनी है बात, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया था ये मैंने आपको बोला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ L3, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ L3 और यहाँ पे मैं ले लूँ L1 और L2, ठीक है, L1 और L2, मतलब कि अगर मैं बोलूँ हमने इन दोनों का रिलेशन पढ़ा आय के साथ, इसका पढ़ा ब्याज के साथ, लेकिन अगर मैं इन तीनों की ही सिर्फ बात करूँ, सिर्फ इन तीनों की, बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अटेंटिव होकर जो है आपको सुनना है। अगर मैं सिर्फ इन तीनों की बात करूँ कि इन तीनों की डिमांड की अगर मैं बात करूँ तो इन तीनों की डिमांड में आपस में किस तरीके का रिलेशन होगा, तो इन तीनों की डिमांड में मतलब कि इन तीनों की अगर मैं डिमांड की बात करूं तो इन तीनों की डिमांड में बेटा रिलेशन होगा उल्टा। मतलब कि अबे या तो लोग अपने पास कैश रखना चाहते हैं फॉर ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी, या लोग अपने पास सट्टा रखना चाहते हैं, क्योंकि किन्स की एक वर्डिंग है, किन्स कहता है कि पीपल, लोग जो हैं या तो अपने पास कैश इन हैंड रखना चाहते हैं या स्पेकुलेटिव पर्पस रखना चाहते हैं। मतलब पीपल कैन आइदर होल्ड कैश और स्पेकुलेटिव, मतलब कि या तो भाई अगर इतना पैसा, देखिए आपको समझ में नहीं आएगा, अगर इतना पैसा अगर लोग पैसा ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी के रखना चाहते हैं तो इसमें स्पेकुलेटिव के लिए रखेंगे। अगर इतना पैसा अगर रखना चाहते हैं तो फिर स्पेकुलेटिव के लिए बढ़ जाएगा। अगर जितना जितना यहाँ से घटाते रहेंगे फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी, उतना पैसा जो है सट्टा के लिए बढ़ता रहेगा, उतना पैसा सट्टा के लिए बढ़ता रहेगा। तो ये कर्व भी आपको जो है ध्यान रखना है कि इन तीनों के बीच में किस तरीके का रिलेशन है, इन तीनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। लोग या तो पैसा होल्ड करके रखेंगे, लोग या तो पैसा होल्ड करके रखते हैं फॉर स्पेकुलेटिव और या ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी, ठीक है। तो इसका कर्व किस तरीके का बना है, इसका कर्व भी बनेगा नेगेटिव ढलान वाला। बस इतनी बात आपको जो है आज ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।